हम स्टार्ट कर दें जी आज का जी हमारा जो लेक्चर है वो है जी रेयरिंग प्रोसेस ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म को कैसे रेयर किया जाता है उसके मुतालिक जो है आज हम पढ़ेंगे जी। तो सिल्कवर्म के डिफरेंट स्टेप्स हैं, यानी कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या नहीं करना है। ये आपने ब्रीफ से वो इस पहले वाले लेक्चर में भी पढ़े थे। आज आज हम उनको नेक्स्ट जो है वो डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये आगे डिटेल में ये स्टेप्स हैं क्या, इनको कैसे करना है। अच्छा जी, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है कि डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि जरासीम को मारना। आप देखें ना, जैसे ही आपका कुछ सट लगती है, आपका कुछ जख्म होता है, आपको इंजरी होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप वहां से उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं। कि अगर आपके घर कोई है फर्स्ट एड के कोई केमिकल पड़े हुए हैं तो आप डिसइंफेक्शन करते हैं कि कोई ना कोई उसके अंदर पैथोजन या फंगस या कोई बैक्टीरिया, कोई नीमाटोड, कोई भी ऐसी चीज जो पैथोजन है वो न चला जाए। उससे बचने के लिए हम सबसे पहले जो है वो डिसइंफेक्शन करना है। तो आपने अगर सेरिकल्चर का काम शुरू करना है, सिल्कवर्म रेयरिंग का काम करना है, तो ये सबसे पहले ये काम करना है, ये पहला स्टेप है। ठीक है। और क्योंकि डिसइंफेक्शन जो है वो किस चीजों की जाती है, तो डिसइंफेक्शन जो है जिस जगह पे हम रेयर कर रहे हैं, जिन बर्तनों में, जिन ट्रे के अंदर, जिन सामान पे, जिस भी चीज पे हम कर रहे हैं उसको हमने डिसइंफेक्शन कर रहे हैं। तो डिसइंफेक्शन करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें फिजिकल तरीका भी है, केमिकल तरीका भी है, रेडिएशन का तरीका भी है। रेडिएशन का है जिस तरीके से आप देखें ना, ये डॉक्टर हैं वो, उनके अंदर इनक्यूबेटर है, उनको इनक्यूबेटर में रखते हैं तो वो टेम्परेचर की वजह से हो सकते हैं, वो फिजिकली हैं। बाद बार कुछ केमिकल यूज करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो वहां से शुआएं गुजरती हैं तो वो शुआएं जो है वो किल कर देती हैं केमिकल को। तो सबसे पहले फिजिकल तरीका क्या है? फिजिकल तरीका ये है कि हम ड्राई करते हैं अपनी चीजों को। जितनी भी चीजें कमरे के अंदर पड़ी हैं, उस कमरे का वो ट्रे हो सकती हैं, वो बाल्टियां हो सकती हैं, वो जो कह लें कि मैट्स हो सकती हैं, जो भी चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं कि धूप में निकाल के रखते हैं ताकि वो सूख जाए। सूखने से, ड्राइंग होने से वो किल हो जाएंगे। या उस कमरे के अंदर स्टीम भी छोड़ देते हैं, स्टीम से भी पैथोजन किल हो जाते हैं। या गर्म हवा, फुल गर्म हवा जो है हाई टेम्परेचर में, जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, वो पास ऑन करते हैं कमरे से या उन चीजों से, तो उससे भी किल हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है? फिजिकल तरीके। केमिकल तरीका ये है कि हमने केमिकल यूज करने, केमिकल यूज करके हमने वो जो बर्तन है और या जो अंदर ये पूरा कमरा है उसको हमने जो है वो करना है, केमिकल के थ्रू डिसइंफेक्ट करना है। तो वो उसमें सबसे पहले बात ये रखनी चाहिए कि आपको पता है कि केमिकल डेंजरस होते हैं। हमने ऐसे केमिकल हमें चाहिए, ऐसे केमिकल हमारे लिए आइडियल हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल के लिए टॉक्सिक ना हो। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो टॉक्सिक है तो फिर सबसे पहले तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसान है, कितना फायदा ना हो कि जितना नुकसान ज्यादा हो जाए। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन कि उस कमरे में या उन बर्तनों में पाए जाने वाले हर तरह के बैक्टीरिया को, हर तरह की फंगस को, हर तरह के जो भी पैथोजन है उसको किल कर दें। ये ना हो कि सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हो या फंजाई के लिए हो। इसके अलावा स्टेबल हो कि जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक उस कमरे के अंदर मौजूद रहे, डिग्रेड ना हो जाए, और रेडिली मिक्स विद वाटर एंड फेयर इन कॉस्ट, कि वो वाटर के साथ इजीली मिक्स हो जाता हो, यानी कि पानी के अंदर अब्सॉर्ब होने की कैपेबिलिटी हो, और फेयर इन कॉस्ट मीन सस्ता भी हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी ऐसे केमिकल में होनी चाहिए। तो ये ऐसे कौन से केमिकल के अंदर ये सारी खूबियां जो मौजूद हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं तो डिसइंफेक्शन पर्पजेज के लिए, उसमें सबसे पहले क्लोरीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि ये स्विमिंग पूल्स को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन यूज की जा रही है। इस ये मिलेगी आपको एज ए क्लोरामीन के तौर पे। आयोडीन यूज कर सकते हैं, वो आइडोफोर के तौर पे मिलेगी। इसके अलावा फिनोल आप यूज कर सकते हैं, वो एज ए क्रीसोल के तौर पे मिलेगा। हेक्सा क्लोरोफीन या फार्मेल्डिहाइड, ये आपको फार्मालीन के नाम से 2%, यानी कि फार्मालीन के नाम से साइंटिफिक स्टोर से मिल जाती है। ब्लीचिंग पाउडर, ये जो है ये डिफरेंट चीजें जो हैं आप केमिकल हैं जिनको एज ए आप स्प्रे भी यूज कर सकते हैं या इनको जला भी सकते हैं, यानी कि इससे वो फ्यूमिगेट कर दें। यानी कि कई सारे इनमें केमिकल ऐसे हैं, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें तो वो वेपोरेट हो जाते हैं। और वेपोरेट का मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि उनको कमरे के अंदर, कम बंद कमरे के अंदर रख देना है ताकि जो है वो खुद ही एवापोरेट होते रहें और कमरे के अंदर पाए जाने वाले हर तरह के जो पैथोजन को वो किल कर दें। तो ये आपने इख्तियार रखनी है। तो इसके अलावा जो है ये केमिकल्स की जो
केमिकल्स आप इस तरह के आप पहले भी यूज करने चाहिए कि ये काम शुरू करने से पहले, मगर जब ये आपके ककून बन जाए फिर उसके बाद भी, ताकि अगला फ्लॉक रेयर करने से पहले पहले ही आपने डिसइंफेक्शन की हो। तो ये पहला काम है जो आपने करना है। तो ये देखें कि स्प्रे भी कर सकते हैं, ये देखें बाल्टियों पे या जो भी, ये ट्रे हैं, ये कमरे हैं, खिड़कियां, हर चीज को आपने करना है। इसके अलावा ये आपके पास ये देखें ट्रेज हैं जिनके अंदर रेयर्स करने हैं, उनको आप बाद में निकाल कर उनको अच्छी तरीके से धो भी लें, और ऐसे पानी में जिसके साथ आप इनको धो रहे हैं उसमें ये केमिकल मिक्स हों, ताकि, और इनको बाद में ड्राई भी करें। ड्राई करने का मकसद ये है कि ये धूप से भी किल हो जाएंगे, प्लस वो जो केमिकल आपने पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है उससे भी किल हो जाएंगे। तो ये आपने काम करना है। दूसरा काम है कि ब्रशिंग। अब आपने क्या किया कि जैसे ही आप अंडे ले आए, अंडे लाने के बाद आपने क्या किया कि उनको आपने इनक्यूबेटर में रखा, या आपने उनको बल्ब के नीचे रखा हो, मैंने कहा 60 वाट का या 100 वाट का बल्ब लेके उसके ऊपर रख दें। उन दिनों थोड़ी सी सर्दी सी होती है, टेम्परेचर फरवरी के एंड पे होता है, तो आप उसके नीचे रख दें। जैसे ही वो हैच हो जाए, काफी सारे बीच में से निकल जाए, यानी कि शेल में से वो लार्वे निकल जाएं, और वो जो लार्वे निकलते हैं ना, छोटे छोटे लार्वे, ब्लैक ब्लैक कलर के ग्रिस्टली, उनको हम एंट्स कहते हैं। वो एंट्स नहीं होती, एक्चुअली रियल एंट्स नहीं होती, मगर उनको वैसे नाम देते हैं एंट्स। वो ब्लैक से कलर के छोटे छोटे लार्वे होंगे। अब बकाया जो अंडे हैं, अंडों के शेल्स को और अंडों उनके जो लार्वे हैं उनको आपने सेपरेट करना है, यानी कि अंडों के जो शेल्स हैं और लार्वे हैं उसको आपस में से सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने का एक तरीका, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से ऐसी शीट लें, जो जालीदार कपड़ा लें, और जालीदार कपड़े के ऊपर आप चॉप करके जो मलबरी के ब्रीक लीफ जो हैं वो आप चॉप करके इसके ऊपर रख दें। और इसको फिर आपने कहाँ पे रखना है, इसको आपने वो जो अंडों वाला कार्ड है उसके ऊपर रख दें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जितने भी छोटे छोटे लार्वे जो है ना, वो एंड्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो जाली के अंदर जो सुराख है, उन जाली के सुराखों में से गुजर के वो मलबरी के लीफ के ऊपर क्लाइंब करके पहुंच जाएंगे। तो जब आप देखें कि काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे लार्वे जो हैं वो नीचे से क्रॉल करके ऊपर चढ़ गए हैं मलबरी के लीफ पे, तो फिर आप दोनों तरफ से ऐसे इसको चारों कोनों से उस शीट को पकड़ के, उस जालीदार कपड़े को पकड़ के आप जो है उसको ट्रे में शिफ्ट कर दें, ठीक है। एक तरीका ये है कि आपने ये कार्ड से ये काम करने हैं कि आपने क्या किया कि जहाँ जिस कार्ड के ऊपर अंडे लगे होते हैं ना, कार्ड में अंडे होते हैं, अब आपने हैच कराए, उनमें से लार्वे निकल आए। अब आपने दोबारा क्या किया कि उसके ऊपर एक जालीदार, जिसके अंदर बड़े बड़े सुराख हैं, मोटे मोटे सुराख हैं, बहुत मोटे ना हो, थोड़े दरमियाने से सुराख हो, उन सुराखों वाला कपड़ा, और कपड़े के ऊपर ये चॉप लीफ वो डाल दिया, और ये आपने चॉप लीफ रख दिया उस कार्ड के ऊपर। तो वो क्या करेंगे, लार्वे कराल करके उन सुराखों में से ऊपर आ जाएंगे, इन पत्तों के ऊपर। जैसे ही वो पत्तों के ऊपर आ जाए, आपने क्या करना है कि इसको अब नई ट्रे में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और ये देखें ट्रे है, और ट्रे में सबसे नीचे वो जो है पैराफिन पेपर, जो आपको कहा था कि पैराफिन पेपर भी चाहिए होता है, वो पैराफिन पेपर इसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए वो पैराफिन पेपर जो है वो आप रख दें। तो ठीक है। अब क्या एक तरीका ये है, ठीक है। अब आप समझते हैं कि फिर भी कुछ थोड़े बहुत बच गए हैं लार्वे, तो वो आप इस तरीके से एक फीदर लेके इस तरीके से, ये देखें ना, किसी परिंदे का पर ले लें, आप डायरेक्ट हाथ ना लगाएं, क्योंकि आप हाथ लगाएंगे तो उसको इंजरी होगी। और ये वो लार्वे हैं जिनमें से ये देखें निकले हैं छोटे छोटे लार्वे ना, ये जो ब्लैक कलर के अंडे नजर आ रहे हैं, ये इनमें से अभी लार्वे निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी इनमें से अभी थोड़ी देर है, ये जो आपको ऑफ वाइट कलर में नजर आ रहे हैं। तो दूसरा एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये मैंने कहा कि न्यूली हैच को, कार्ड को आप फीदर लें, और फीदर से लेके आप उसको वर्टिकली थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, और उसमें से जो जो लार्वा नजर आ रहा है उसको थोड़ा साइड पे करके उसको ट्रे में शिफ्ट कर दें, जो चॉप लीफ है ना उनके ऊपर शिफ्ट कर दें। मगर ये थोड़ा सा तरीका कहता है कि थोड़ा सा क्रूड सा है, और कुछ लार्वों को इंजरी भी हो सकती है, मगर ये आपको एहतियात से करना पड़ेगा कि आपने ये जल्दी नहीं मचानी है इसमें। दूसरा ये हस्क, हस्क होता है बूरा, जो आपने देखा होगा लकड़ी का बुरादा सा जो होता है, वो क्या करते हैं कि हम वो जो न्यूली हैच लार्वे होते हैं, और उस कार्ड के ऊपर वो थोड़ा सा बुरादा सा बुखेर देते हैं। और बुखेरने से क्या होता है कि अब उसके बुखेर के ऊपर क्या करते हैं हम, वो जालीदार कपड़ा और उसके ऊपर मलबरी लीफ जो है वो डाल देते हैं। तो जैसे ही वो
उसमें से वो क्रॉल करके उस बुरादे में से ऊपर आ जाएंगे लीफ के ऊपर, तो हम क्या करेंगे वहां से लीफ को ब्रश कर लेते हैं, लीफ को हटा लेते हैं और वो उन लीव्स को जो है हम बेड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जो चॉप लीफ थे। तो ये दूसरा तरीका एक है फीदर वाला और दूसरा है हस्क, मगर इन दोनों में यूज फीदर ही होगा। वो जो पारा है ना, ये वाला फीदर आप देख रहे हैं, उसको शिफ्ट करने के लिए इसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते, इसके लिए जो है हम फीदर यूज करते हैं ताकि वो बहुत नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप उनको पकड़ेंगे दोनों फिंगर से तो वो तो दब जाएंगे, किल हो जाएंगे, इंजरी हो जाएगी, या आपके हाथों के साथ जरासीम होते हैं वो पैथोजन उनको लग जाएंगे। तो दूसरा स्टेप जो है ये है ब्रशिंग। ठीक है, पहला क्या हमने किया डिसइंफेक्शन, फिर ब्रशिंग, अब अगला काम है फीडिंग। अगला काम और यही मेन फीड काम है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की और क्वालिटी कोकून और बड़े साइज के कोकून चाहते हैं तो फिर आपको खुराक जो है इनको रेगुलरली देनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होती है, एक आधी दफा कर लें फिर आपको पता चल जाता है कि किस में कितनी फूड चाहिए, कितने लीफ देने पड़ते हैं, किस टाइम पे देने पड़ते हैं, ठीक है, और किस टाइम पे इनकी फूड बंद करनी पड़ती है। और ये फूड जो है डिपेंड कैसे पे करती है कि कौन सी स्टेज कितना खाती है। तो वो रेसेस पे और वोलेटिनिज्म जो मौत है ना, कि अगर वो बाई वोल्टाइन है, यूनिवोल्टाइन है या मल्टी वोल्टाइन है, यानी कि उसकी डिपेंड करता है, उस हिसाब से वो फूड खाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने क्या करना है कि आपने जब वो एक्टिव स्टेज है, यानी कि जब वो लार्वा खा रहा है, आप देख रहे हैं एक्टिवली खा रहा है, तो उस स्टेज के दौरान आपने उसको मैक्सिमम फूड प्रोवाइड करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खाए। ठीक है, मगर जब वो मोल्टिंग कर रहा है, मोल्टिंग क्या करता है, मोल्टिंग से पहले क्या करता है कि वो मोल्टिंग करने से पहले अपनी गट खाली कर देता है, यानी कि उस दौरान वो खाता नहीं है, अपनी गट को जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको खाली कर देता है और फिर अपनी स्किन को शेड करता है। ये जो है इसमें थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, कह लेंगे 30 से 72 घंटे तक, या 15 से 30 घंटे तक इसको ऑलमोस्ट लग जाते हैं, एक आधा दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाते हैं। तो इस दौरान आपने उसको फूड नहीं देना, अगर आप फूड देंगे तो फिर भी मसला आएगा। तो जब वो एक्टिव है यानी कि खा रहा है तेजी से, तो फिर आप उसको हेल्दी फूड और ज्यादा से ज्यादा फूड दें। तो आमतौर पे एक दिन में 4 खुराकें रिकमेंड की जाती हैं कि आप उनको 4 खुराक दे सकते हैं, यानी कि दिन में आपने 4 खुराक दे देनी। और अगर आप उसको शूट यानी कि पूरी पूरी टांगियां ही तोड़ के दे रहे हैं या फर्श के ऊपर बिछा के लीफ ले रहे हैं कि फर्श के ऊपर आपने लीफ बिछा दी और ऊपर वो डाल रहे हैं, तो आप एक दिन में 3 खुराकें जो हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम 3 दफा आपने उसको खुराक देनी है। इससे क्या होगा, क्योंकि सुबह वाले जो लीफ होते हैं वो दोपहर तक काफी हद तक मुरझा चुके होते हैं, सूख ऑलमोस्ट सूखने वाले होते हैं। तो अगर फिर दोपहर को देंगे तो फिर वो फ्रेश लीफ को ज्यादा अच्छे तरीके से खाएंगे, तो दोपहर वाली लीफ शाम तक सूख जाते हैं। तो इसलिए जो है आपने जो खुराक होती है रात को वो आप इस तरीके से तीसरी खुराक देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इनको खुराक भी देते हैं। और इसके अलावा जो है लार्वा जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के दौरान मुख्तलिफ खाते हैं। एक्टिव स्टेज, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मैंने कहा था कि अंडा, और इसके बाद एक्टिव फीडिंग स्टेज। एक्टिव फीडिंग स्टेज से मतलब लार्वे की वो स्टेज है जब वो मैक्सिमम खाता है। ये ऊपर आया ना कि एक्टिव स्टेज में आप उसको ज्यादा फूड दें और नॉट एक्टिव स्टेज में या मोल्टिंग स्टेज में आप उसको बिल्कुल फूड ना दें। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्टिव स्टेज है मीन जब वो खा रहा है, तेजी से खा रहा है लार्वा, उस दौरान इंस्टार के दौरान है जब उसके वो इंस्टार है। ठीक है, जो पहली स्टेज होती है ये इसकी सबसे ज्यादा खाता है। दूसरी होती है स्पार्सली फीडिंग। स्पार्सली मीन के वो ऑलमोस्ट जो है वो ना होने के बराबर खाता है, बहुत थोड़ा खाता है। ये प्री मोल्टिंग स्टेज होती है, इसमें क्योंकि लार्वा क्या करता है अपनी गट को खाली कर रहा होता है, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को खाली कर रहा होता है, क्योंकि गट भी तो उसकी गिरनी है ना, गट भी तो शेड हो जानी है, उसकी मोल्ट हो जानी है। अब तीसरी स्टेज है नॉन फीडिंग स्टेज। पहली एक्टिव स्टेज, दूसरी स्पार्सली फीडिंग स्टेज और तीसरी नॉन फीडिंग स्टेज। इसमें लार्वा बिल्कुल भी नहीं खाता क्योंकि इस दौरान वो मोल्टिंग कर रहा होता है। ठीक है, ये इसकी 3 स्टेजेस हैं फीडिंग के हिसाब से, फीडिंग स्टेजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ओवरऑल इसकी लार्वल डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा फूड जो है ये तकरीबन अपने जितना भी ये फूड खाते हैं उसका 85% फूड जो है सिर्फ ये चौथी और 5वीं स्टेज में खाता है। पहली दूसरी तीसरी स्टेज, पहली दूसरी तीसरी में ये फूड कम खाता है क्योंकि वो होता ही बहुत छोटा सा है। ठीक है, बहुत छोटा सा ब्रीक सा होता है, उस दौरान कम खाता है। मगर चौथी और 5वीं स्टेज में वो काफी बड़ा सारा होता है। आपकी जो
लिटिल फिंगर है ना, बेबी फिंगर, उसकी तरह का ये हो जाता है, बड़ा सारा हो जाता है लार्वा। जब ये बड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली फिर उस दौरान उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस दौरान वो ज्यादा से ज्यादा खाता है और आपको ज्यादा से ज्यादा खुराक देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जब लार्वे मोल्ट करें, जब स्किन शेड करें, स्किन शेड करने का इसका कैसे पता चलता है कि सर इस वक्त स्किन शेड कर रहे हैं, इस वक्त फूड नहीं देनी, तो ये अपना सर उठा लेता है। तो जगह अगर लार्वे आपको सर उठाए हुए नजर आए, मतलब ये फूड नहीं खा रहा, तो आपने उस स्टेज से 2 घंटे पहले भी और 2 घंटे बाद भी आपने इसको फूड नहीं देना। ठीक है, और जो छोटे लार्वे हैं जो बहुत अभी अभी निकले हैं पहले दूसरी स्टेज के, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, जो अभी अंडों से निकले हैं जिनको हम एंड्स कहते हैं, उनको आपने छोटे लीफ देने हैं, बिल्कुल टेंडर लीफ। टेंडर लीफ का मतलब यह है कि जो अभी दरख्त के ऊपर बर्ड से निकल के छोटा सा लीफ बना हुआ है, वो वाले लीफ देने। ठीक है, या आपने उन्हीं लीव्स को, अगर आप समझते हैं कि थोड़े से लीफ मेच्योर हो चुके हैं, तो फिर आप वो लीफ कट करके दे सकते हैं, उनको कुतर के देख सकते हैं, चॉप करके दे सकते हैं। मगर जो बड़े लार्वे हैं तीसरे से ऑनवर्ड, तीसरी चौथी पांचवी स्टेज में, फिर उनको बड़े लीफ भी दें तो कोई इशू नहीं, वो बड़े लीफ भी खा लेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े लार्वे होते हैं, उनके माउथ पार्ट भी खासे डेवलप हो चुके होते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, आप उनको दे सकते हैं। तो ये आपने ख्याल करना है कि इसका, ये देखें जी, ये हमारा है उसका स्टेज वाइज दिखाया गया। ये देखें, ये चॉप लीफ है, या आपने इस तरह के छोटे लार्वे को खिलाने, या इस तरह के, ये देखें ये टॉप के ऊपर ना टेंडर टेंडर लीफ, बिल्कुल छोटे छोटे लीफ, ये आपने किसको खिलाने हैं, टेंडर लीफ या चॉप लीफ, या आपने ये जो छोटे हैं इनको खिलाने, क्योंकि ये देखिए ना काफी छोटे हैं, इनको खाने में मुश्किल होती है। तो ये जो मेच्योर लीफ है, जो थोड़े डार्क ग्रीन कलर में नजर आते हैं, ये आपको थोड़े से येलोइश से कलर में नजर आएंगे। तो ये डार्क ग्रीन कलर में मेच्योर लीफ है, साफ सुथरे हैं, ये है कि हों साफ सुथरे, वो आपने किसको खिलाने हैं, ये जो बड़े लाल हैं। तो इसलिए जो है, ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि ये जो है, ये देखें, अगर आपने 200 2000 के राउंड फ्रूट एग रेयर कर रहे हैं, एक पैकेट में तकरीबन 2000 के होते हैं, अगर आप एक पैकेट रेयर कर रहे हैं तो आपको कितनी खुराक देनी पड़ेगी। जब फर्स्ट इंस्टार में यूनिवोल्टाइन या बायोवोल्टाइन जो रेसिस से बिलोंग करते हैं, उसको 1 से 2 किलो फूड चाहिए होगी, इसको कितनी चाहिए होगी, 1 से 2 किलो, दूसरी में 5 से 6 और इसको 2 से 3, तीसरी स्टार में यूनिवोल्टाइन को और बाईवोल्टाइन को 20 से 55 किलोग्राम और इसको 15 से 20 किलोग्राम, चौथे में ये देख लें 80 से 90 और इसको 35 से 50, और पांचवी स्टार में 550 से 475 आप कह लें भी, और इसको 300 से 350 तक किलोग्राम है फूड। यानी कि ये देखें, सबसे ज्यादा फूड जो है 85% फूड जो है वो इन दो स्टेजेस के दरमियान में ये ईट करता है, खाता है। अच्छा, ये काम तो हो गया फीडिंग वाला। इसके अलावा आपने क्या करना है, चौथा स्टेप क्या है, स्पेसिंग। आप देखें, ये अभी आप ऊपर गौर करें तो ये देखें, ये छोटे छोटे बारीक बारीक लार्वे, और यही लार्वे जो है, ये देखें इतने इतने बड़े भी होते हैं। तो जैसे जैसे लार्वा बड़ा होता है तो उसको फिर ज्यादा जगह चाहिए होती है, एज के साथ बढ़ते हैं ना, और उसको जो है, उसको जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, डेफिनेटली उसको जगह भी ज्यादा चाहिए होती है। और स्पेशली जो है वो पांचवी स्टार में जाके वो 7000 से लेके 10,000 गुना उसका साइज बड़ा हो जाता है पहले की निस्बत। उसका जो है वो 7 टाइम जो है, वो कह लें कि साइज में भी बढ़ जाता है, उसका वेट भी जो है कह लें कि 700 से लेके 7000 से लेके 10,000 टाइम उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है, जितना कि उसके पहली स्टेज में। तो इसलिए जो क्राउडेड सिचुएशन होगी, अगर आपके लार्वे बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, इकट्ठे इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, तो फिर मसला क्या होगा, उससे मसला होगा कि आपके जो ट्रे है उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, हीट इकट्ठी होगी, और फर्मेंटेशन आप लेकर होगी, जो वहां पे जो पत्ते शत्ते पड़े हैं ना, या उसका जो फीसिस वगैरह पड़े हैं, वो आपस में गलना चलना शुरू, जब गलेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, इससे क्या होगी कि लार्वे की डेवलपमेंट आपकी रुक जाएगी, आपकी लार्वे की डेवलपमेंट सही से नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि आप जो पत्ते खिला रहे हैं उसका नुकसान ज्यादा होगा, पत्ते जाया ज्यादा होंगे, खाने से ज्यादा जाया ज्यादा होंगे। और इसके अलावा वहां पे अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अनहाइजीनिक मीन कि अनसैनिटाइज कंडीशन हो जाएगी, और इस तरह की सैनिटाइज अनसैनिटाइज या अनहाइजीनिक कंडीशन जो है वो जर्म्स की ग्रोथ के लिए बड़ी फेवरेबल होती है, और वहां पे उनको कई तरह के जर्म्स, यानी कि बैक्टीरिया फंजाई लगना शुरू हो जाएंगे, और कई तरह की बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी।
उन बीमारियों से बचने का ये है कि आप जैसे जैसे इसकी स्टेज बढ़ती जाएं, आप इसकी जो इनको खुला करते जाएं, इनकी स्टेज में, हर स्टेज में इनको ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करते जाएं। जब आप स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई मसला नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि ये काम आपने करना क्या है, कब है, ये बेड क्लीनिंग के साथ साथ। बेड क्लीनिंग क्या है कि वो जो पुराने पत्ते हमने रिमूव करने हैं, नए डालने हैं, ठीक है, नए डाल के पहले उनको शिफ्ट करना है। सबसे पहले हम रिमूव नहीं करते बेड क्लीनिंग में, अभी जो आप चल के बताते, और हर स्टेज में इसको कितनी जगह चाहिए होती है ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये 100 लार्वों के लिए जो है डायामीटर जो एक ट्रे का बताया गया है, ये जो है स्केयर स्पेस कितनी चाहिए होती है स्केयर फीट में बताया गया है, ये बाई या मल्टी वोल्टाइन स्पीशी का बताया गया, दोनों का ही, ठीक है। ये बिगिनिंग ऑफ स्टेज में, ये देखें इसको, जैसे सिर्फ हम बाई या मल्टी वोल्टाइन देख लें कि शुरू में इसको 4 स्क्वायर फीट चाहिए जगह थी, और एंड ऑफ स्टेज तक यानी कि एक इंस्टार पूरा होने तक, यानी कि पहली स्टेज पूरी होने तक इसको 15 स्क्वायर फीट। और ये देखें इस तरीके से दूसरे में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में इतनी, और पांचवें में और ज्यादा, यानी कि इनको स्पेस बढ़ती जाएगी। ये देखें ना, शुरू में ये छोटे हैं तो ये डेंसिटी ज्यादा है, एक थोड़ी सी जगह पे काफी ज्यादा ला रही है, मगर जैसे जैसे ये साइज में बढ़ते जाएंगे ये आपस में खुले खुले होते जाएंगे, इनका स्पेस ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, और डेंसिटी इनकी कम होती जाएगी। तो ये आपने हिसाब लगाने ताकि इनको स्पेसिंग ज्यादा से ज्यादा दें, वो इजीली ग्रो हो, बीमारियां ग्रो ना हो, और वो मरे भी ना, ठीक है। और चौथा काम है जी, पांचवा काम बेड क्लीनिंग। ये बेड क्लीनिंग भी कह लें कि आप ये इकट्ठा ही काम करते हैं, बेड क्लीनिंग और स्पेसिंग ये दोनों चीजें इकट्ठी करते हैं, एक ही साथ करते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि बेड क्लीनिंग एक्चुअली क्या है कि आपने देखा कि आपने सुबह के लीफ डाले, वो दोपहर तक सूख गए, और जहाँ पे जब आप सूखे हैं, जितने उन्होंने इतने लीफ खाए हैं, तो डेफिनेटली लीफ खाने के साथ साथ उन्होंने बड़ी सारी पोटी भी की होगी वहां पे, एक्सूबिया, जो कई सारे उन्होंने वहां पे जो कह रहे हैं कि जो उनका वेस्ट मटेरियल है जिसको हम एक्सक्रीटा कहते हैं, वो भी हुए होंगे। इसके अलावा आपने देखे होंगे उनकी स्किन भी शेड हुई होगी, शेडेड स्किन भी होगी। इसके अलावा अनकंज्यूम्ड लीफ, जो लीफ बच गए और सूख गए, वो भी पड़े होंगे। इसके अलावा डेड एंड डिजीज लार्वे भी पड़े होंगे, कुछ मर गए होंगे लार्वे, कुछ जो है जिनको बीमारी लगी हुई होगी, जिनका रंग चेंज हो गया होगा, वो इस तरह के लार्वे। तो अगर अब क्या है कि अगर इनको उठाई ना, अगर तो पड़े रहे, इनको ऐसे एज इट इज क्लीन ना करें, तो क्या होगा, एक ढेर लगता जाएगा, पत्तों का ढेर, पत्तों के ढेर में एक्सूबिए, डेड लार्वे, डिजीज लार्वे, शेडेड स्किन, ये सारा कुछ होगा। तो ये इससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवर, वहां पे क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, और ह्यूमिडिटी में कई सारे बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ये भी हाई टेम्परेचर भी उनके लिए फेवर होगा। इंजोरियस गैसेस, वहां पे कई सारी मीथेन गैसेस और ऐसी कई सारी गैसेस पैदा शुरू हो जाना शुरू होती है, जिसकी वजह से लार्वे मरना शुरू हो जाए। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब ऐसा एक पायल सा ढेर सा बन जाएगा, अब उस पायल के अंदर कोई लार्वा है तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, तो इस तरीके से लार्वे अल्टीमेटली मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये आपको वक्तन फवक्तन, अगर जो उसके जो जो वहां पे लिटर है, वो जो मटेरियल ये सारा इकट्ठा हो रहा है, जो भी ये सारी चीजें लिखी हुई है, 4-5 चीजें, इस सारे को हम लिटर कहते हैं। तो अगर इसको पीरियोडिकली रिमूव करना, या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेड क्लीनिंग। तो बेड क्लीनिंग मैंने कहा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेड क्लीनिंग आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। ये पैडी हस्क से भी, ये यानी कि जो बुरादा होता है राइस का, उससे भी कर सकते हैं, स्ट्रॉ की मदद से भी कर सकते हैं, या सिंपली आप बेड क्लीनिंग नेट की वजह से भी कर सकते हैं। तो ये आपने करने कब कब है और कितनी दफा करना है। फर्स्ट इंस्टार में आपने सिर्फ एक दफा करनी है, दूसरी इंस्टार में आपने 2 दफा सफाई करनी है, तीसरी इंस्टार में 3 दफा करनी है, और चौथी और पांचवी स्टार में रोजाना एक दफा करनी है, ठीक है। ये आपने हिसाब लगाना है। ये आपको इसकी दिखाई गई है, ये देखिए, एक तो ये है कि ये देखें ना, खराब हो गया, सूख गया, अनकंज्यूम्ड। तो एक ये है कि हम हाथ से रिमूव कर सकते हैं, मगर ये डेंजरस तरीका है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डेंजरस तरीका है। तो इससे क्योंकि कई सारे जरासीम आपके हाथों से इनको लग जाते हैं, ठीक है।
दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से शीट बिछा दें। ये देखें, ये अनकंज्यूम्ड लीफ है और आपने क्या किया कि अब आपने एक शीट ली जिसके अंदर ये देखें सुराख है, और उसके ऊपर आपने क्या डाले, फ्रेश लीफ। क्या डाले, फ्रेश लीफ। अब फ्रेश लीफ डाल के आपने ये जो पुरानी लीफ है जिसके ऊपर लार्वे में मौजूद है यहाँ पे रख दी। तो अब क्या करेंगे, जो लार्वे, डेफिनेटली ये सूखे हुए लीफ है, ये फ्रेश लीफ है, तो वो लार्वे क्या करेंगे, इन सुराखों में से क्रॉल करके ये नए पत्तों के ऊपर चढ़ जाएंगे। जब सारे लार्वे पुराने पत्तों से शिफ्ट होके इस पे आ जाए, शीट के ऊपर आ जाए, नए पत्तों पे आ जाए, तो फिर आपको शीट को चारों कोनों से पकड़ के आप नई ट्रे में शिफ्ट कर दें। तो ये आसान तरीके से हाथ लगाने की भी जरूरत कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये देखें, ये चाइनीज औरतें ये काम कर रही हैं। तो ये देखें, इनके पास वो जालीदार नेट है, नेट्स हैं। तो ये क्या किया है कि ये देखिए, ये बेड है, ठीक है, बेड के ऊपर लीफ पुराने हो गए, एक्सूविये भी होंगे, पिट्ठें भी होंगी इनकी। अब क्या किया कि जैसे ये यहाँ पे इस नेट के ऊपर उन्होंने क्या किया कि फ्रेश लीफ रखे और इसके ऊपर बिछा दिए। अब क्या करेंगे, जितने लार्वे होंगे वो यहाँ से शिफ्ट होके ये नए पत्तों पे, फ्रेश लीफ पे, इस जालीदार कपड़े के ऊपर आ जाएंगे, नेट के ऊपर आ जाएंगे। मगर जैसे ही ये नेट के ऊपर आ जाए, तो आप चारों कोनों से पकड़ के इस नेट को ये साथ वाली नई शीट पे रख दें, और इसमें से कुछ लार्वे रह जाएंगे, उनको आप जो स्टिक्स के साथ, वो चॉप स्टिक्स के साथ या हाथ के साथ भी शिफ्ट कर सकते हैं, मगर आपके हाथ में है वो क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है, सामने आपके पास ये देखें, ये फ्लोर रेयरिंग कर रहे हैं, तो ये देखें आप जो है इस तरह की शीटें मिलती हैं, बनी बनाई शीटें मिलती हैं। आप क्या करें, वो जो है इन पत्तों के ऊपर वो शीटें रख दें। तो जैसे ही वो यहाँ से पत्तों से शीट में शिफ्ट हो जाए, तो आप शीट उठा के नए पत्तों के ऊपर, फ्रेश लीफ के ऊपर वहां पे आप रखते हैं। ये भी एक तरीका है। ये कई सारे जो है तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो छठा स्टेप है जी, केयर ड्यूरिंग मोल्टिंग। कि जब वो मोल्टिंग करता है, जब वो अपनी स्किन शेड करता है, उस दौरान आपने जो है बड़ी एहतियात करनी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपनी लाइफ में तकरीबन जो है 4 दफा मोल्टिंग करता है। टोटल 5 स्टार, 5 शक्लें होती हैं इसकी। हर मोल्टिंग के बाद जो इसकी शेप आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार। मोल्टिंग होती है जो अपनी स्किन को शेड करता है, अपनी स्किन को गिराता है, उसको हम मोल्टिंग कहते हैं। और हर मोल्टिंग के बाद जो इसकी शक्ल निकलेगी है, उसको हम कहेंगे इंस्टार। ठीक है, तो ये 4 दफा मोल्टिंग करता है, उसके 5 इंस्टार होते हैं। तो एक मोल्टिंग जो है तकरीबन 15 से 30 घंटे तक रहती है। तो इस दौरान जो है कि लार्वा क्या करता है, कोई चीज, कोई फूड नहीं खाता, बल्कि ये क्या करता है कि उसको उल्टा जो स्टमक में होता है वो भी निकाल देता है बाहर, तो जो उसकी गट के अंदर होता है, क्योंकि गट को भी शेड करते हैं, नई गट बनेगी अब। ठीक है, और आप इसकी नई स्किन बनेगी, तो उसको हम क्या करें, तो इस मोल्टिंग के दौरान हमने क्या करना है कि एक तो इसका फूड जो है वो स्टॉप कर देना है। जैसे ही ये देखेंगे थोड़ा सा उठ गया, अब खाना छोड़ गया, ये मोल्टिंग स्टेज में खाना छोड़ गया, तो अब आपने इसका फूड भी स्टॉप कर देना है। तो जैसे ही दोबारा ये एक्टिवली खाना शुरू कर दें, पत्तों को देखिए आप खाना शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप इसको काफी ज्यादा फूड दें। तो ये आपने फूडिंग स्टॉप करनी है या देनी है, सबकी सेम टाइम पे सबको ऐसे आपने इकट्ठी करनी है, ताकि एक जैसे ककून बने, इकट्ठी ककून बने। ठीक है, और इस दौरान आपने बेड को ड्राई भी रखना है, और आपका बेड भी डिसइंफेक्टेड हो। ये ना हो कि अगर आपके वहाँ पे काफी सारे पैथोजन हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हुए हैं, तो फिर आपकी वो इसको कई सारे जो है, क्योंकि इसकी फ्रेश स्किन होगी, सॉफ्ट स्किन होगी, तो वो सॉफ्ट स्किन को बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वो इजी लग सकते हैं। तो वो आप उससे आप डिसइंफेक्शन जैसे भी हमने पढ़ा, तो डस्टिंग या केमिकल तरीके से आप वो कर सकते हैं। ये देखें जी, ये स्टार में ये देखें, इसकी शुरू में गट दिखाई गई है कि ये देखें गट जो है चौथी स्टेज में, कि ये गट जो है ये इसकी चौथी स्टार है। ये चौथी में शुरू में है, ये 12 घंटे, ये घंटों के हिसाब से दिखाया गया टाइम, कि जैसे जैसे ये देखें खड़ा रहता है अल्टीमेटली। ये इसकी गट दिखाई गई है कि ये देखें गट भरी हुई है, और आस्ता आस्ता इस गट को ये देखें खाली कर रहा है, और एंड पे बिल्कुल खाली हो जाती है गट ना, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये वो दिखाया गया। और लास्ट में हमारा स्टेप है जी माउंटिंग। 7वां स्टेप जो है माउंटिंग। माउंटिंग क्या है कि माउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि लाइव जो लार्वे है ना, लाइव जो वर्म्स है ना, सिल्क वर्म, उनको हम माउंटेजेस पे शिफ्ट करते हैं। अब माउंटेजेस क्या है, माउंटेजेस
ये एक माउंट एक सपोर्ट होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माउंटिंग। ठीक है, तो ये अपने इर्द गिर्द बनने के लिए मैंने कहा कि जब भी ये एक लार्वा जो है ना कहीं पे अपने इर्द गिर्द ककून को बुनता है ना, स्पिन करता है, उस दौरान उसको एक स्पेसिफिक सेपरेट जगह चाहिए होती है। अगर आप वो जगह प्रोवाइड करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज लार्वे क्रॉल करके कोई छत पे चढ़ जाएंगे, कोई दरवाजे के साथ चिपक जाएंगे। यानी कि हर लार्वा एक अलग से सेपरेट प्राइवेट स्पेस ढूंढता है। अगर आप उसको प्राइवेट स्पेस खुद दे देंगे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उसको आसानी जो है हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा ये है कि इसका इस दौरान वो लार्वे से क्या हो रहा होता है, प्यूपा बन रहा होता है। प्यूपा क्योंकि नॉन फीडिंग स्टेज है और वो अपने इर्द गिर्द एक ककून बना लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो प्यूपा फिर अडल्ट बनेगा तो वो इस एक तरफ से ककून की एक तरफ से उस खा के उसमें ककून में सुराख करके वो बाहर निकलेंगे। ये है इस सारे मकसद का मकसद ये है कि हमने उसको ऑप्टिमम कंडीशन देनी है, ऑप्टिमम जो उसको अलग से प्राइवेट स्पेस देनी है ताकि वो अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की और बेस्ट क्वालिटी की वो ककून बना सके और अच्छी क्वालिटी का धागा बना सके। तो ये माउंटिंग मुख्तलिफ इसके माउंटिंग करने के मुख्तलिफ तरीके, उसमें से सबसे पहला तरीका है हैंड माउंटिंग। हैंड माउंटिंग का ये है कि आप सिंपली हाथ से पकड़ पकड़ के, ये माउंटेजेस बने हुए हैं, ये देखिए ये माउंट है, आपने गत्ते से ना, ये गत्ते का कागज है उसके थ्रू ये माउंट बना ली। अब हाथ से पकड़ पकड़ के आपने क्या किया, इन माउंट में डाल रहे हैं ताकि इनको अलग अलग स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, उसमें डालते जाए तो अब इसमें वो ककून बनाते जाएंगे। एक तरीका ये है, ठीक है, इसको हम हैंड माउंटिंग कहते हैं। दूसरा होता है साइमल्टेनियसली माउंटिंग। इसमें क्या करते हैं कि हैंड माउंटिंग में सिर्फ जो, ये देखें, हैंड माउंटिंग में सिर्फ जो मेच्योर लार्वे हैं ना, जिन्होंने अब 5वीं स्टेज के बाद जो है खाना बंद कर दिया, सिर्फ उनको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ताकि जो है सब की ककून एक टाइम पे बने और यहाँ पे इसमें फीसेस ना हो, क्योंकि बाद का जो इसके फीसेस है ना, जो इसकी पोटी है, अगर कई सारे लार्वे ऐसे हैं जो अभी खा रहे हैं और कई सारे लार्वे उन्होंने खाना बंद कर दिया, उनको आपने एक ही दफा अगर शिफ्ट कर देंगे तो जो खाने वाले हैं वो अभी तक खाते रहेंगे और जो दूसरे हैं वो अपने ककून बुनना शुरू कर देंगे। ये दूसरा तरीका जो है ना, साइमल्टेनियसली मेथड, ये साइमल्टेनियसली मेथड में चाहे वो अभी खा रहे हैं या कुछ रुक गए हैं, आधे रुक गए हैं, तो हम सभी को क्या करते हैं कि ये देखें इस तरीके से इन्होंने ये ट्रे बनाई हुई है। ठीक है, ये माउंटेजेस बनाई हुई है और इसमें हर एक में ये देखें नालियां गत्ते के साथ, फिर उसमें मजीद आगे सुराख है। मतलब ये एक लाइन में देखें तकरीबन 10-12 सुराख है, तो 10-12 लार्वे से एक लाइन में, फिर इस तरह दूसरी लाइन में 10-12, तीसरी लाइन में इस तरीके से 10-12, तो इसके ऊपर तकरीबन 200-300 लार्वा आ जाते हैं एक माउंट के ऊपर, एक माउंटेजेस के ऊपर। तो आपने क्या करना है कि ये शिफ्ट कर दें इसमें, जो चाहे वो अभी खा रहे हैं या मोस्टली जो है, सबसे पहले आपने ये ख्याल करना है कि मोस्टली अब रुक गए खाना, स्टॉप कर गए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप इनको शिफ्ट करते जाए। ठीक है, तो शिफ्ट करके आप इनको रखते जाए, जैसे ये पीछे इसने काफी सारे इकट्ठे करके रख लिए, तो एक तरीका ये है। तीसरा तरीका है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ है जैसे गंदम का ये जो स्ट्रॉ है या पराली स्ट्रॉ है, आप इनके ऊपर क्या करें, आप इनके ऊपर कुछ खेल दें या ऐसे करें कि वो जो लार्वे पड़े हुए हैं ना, इन लार्वों के ऊपर वो स्ट्रॉ रख दें, तो वो खुद ही स्ट्रॉ में मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग अपनी प्राइवेट स्पेस जो है वो ढूंढ लेंगे। इसके अलावा ब्रांच मेथड है कि ये जो जहाँ पे आप रेयर कर रहे हैं उसके ऊपर आप शहतूत की शाखें काट के, ब्रांचेस काट के वहां पे रख लें। या जैसे ये देखें पराश है, ये पराश का एक ट्री है, ये पराश के ट्री की एक ब्रांचेस रख ली, तो आप क्या किए कि लार्वे उस ब्रांच के मुख्तलिफ हिस्सों पे खुद ही पहुंच जाएंगे और मुख्तलिफ जगह पे वो ककून बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका ये भी है। इसके अलावा आप नेट भी ले सकते हैं। नेट से कैसे, कि नेट से ही आप देखें कि ये आप इस तरीके से नेट हो जिसमें अल्टरनेट इस शक्ल में। ठीक है, अब इसमें कुछ निचली साइड पे रख दें, कुछ ऊपर वाली साइड से आप लार्वे यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो वो क्या होंगे कि उनको अलग अलग हो गया, हर लार्वा दूसरे से अलग हो गया और उस तरीके से उनको माउंटेजेस प्रोवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से या इसमें आपको नजर आ रहा है, तो आप अपनी ककून बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये देखें,
इस तरह के ये जाली हो सकते हैं, ये देखें खुद ही उसको क्लाइंब कर रहे हैं कि आपने ये बेड के ऊपर रख दिया तो ये खुद ही बेड से क्लाइंब होकर इस जाली में आ जाएंगे। इस तरीके से ये देखें, ये भी बेड है और बेड के ऊपर आपने वो नेट रख दिया और उसमें खुद ही वो शिफ्ट हो गए। इस तरीके से ये देखिए खजूर के तने या आपके खजूर के तने शाखें काट के आप उस बेड के ऊपर रख दें, वो उसी खजूर के मुख्तलिफ जगह पे खुद ही लार्वे पहुंच जाएंगे और वहां पे ककून बनाना शुरू कर देंगे। ये है ब्रांच मेथड, स्ट्रॉ मेथड, ये भी स्ट्रॉ मेथड है कि आपने मुख्तलिफ तरह के तन के इस तरीके से चीजें रख दी। ठीक है, तो ये आगे भी यही लिखा हुआ है, नेट मेथड, ब्रांच मेथड, ये मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये है कि ये जो माउंटेजेस हैं, नंबर ऑफ माउंटेजेस हैं, ये बड़ी वेरी करते हैं उस हिसाब से ना कि आपको इसको स्पेस कितनी चाहिए होती है। तो एक लार्वे को अपने बॉडी के स्क्वायर कर लें, यानी कि स्क्वायर लगा लें इसकी एक लार्वा है ना, उसकी जितनी लेंथ है उसका स्क्वायर ले लें, तो उसको इतनी जगह चाहिए होती है। अगर आप वो जगह प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी ककून और बेटर क्वालिटी के ककून बनाएगा। मगर ये है कि इसमें आपने ख्याल करना है कि ये माउंटेजेस ना तो बहुत बड़ी हो कि उसमें स्पेसेस बहुत ज्यादा हो और ना ही बिल्कुल तंग हो कि उसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम हो। तो उसके नुकसान क्या है कि अगर बहुत ज्यादा स्पेसिंग हो तो फिर क्या मसला आता है। ठीक है, उसमें क्या करता है कि उसको प्रिलिमिनरी वेब बनानी पड़ती है, तो इसलिए वो सिल्क जो है वो काफी सारा जाया हो जाता है, उस माउंट के अंदर वो काफी सारा सिल्क बुन देता है जो कि काकून के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं होता। तो इससे कई सारा हमारा सिल्क जो है वो जाया होता है। अगर आप उसको माउंटेजेस, बड़ी बड़ी माउंटेजेस बना दी कि उनके अंदर स्पेस ज्यादा दे दी, तो उसका नुकसान ये होगा। अगर आप बहुत ज्यादा उनको क्लोज कर दें तो फिर क्या मतलब होगा कि डबल ककून बन जाएगी, डबल कार्बन फॉर्मेशन हो जाएगी। डबल कार्बन फॉर्मेशन ये ऐसी होती है कि ये रीलेबल नहीं होती, यानी कि इस तरह की जो डबल का खून हो ना, उसको आप बुन नहीं सकते, यानी कि उससे रीले नहीं बना सकते, तो वो भी धागा जो है वो जाया हो जाता है। और इसलिए जो है मैंने एक और आपको बताया कि सिर्फ आप ऐसे क्या करें कि आप जो है जो सिर्फ मेच्योर लार्वों को माउंटेजेस के अंदर रखें, जो अभी इमेच्योर है यानी कि अभी वो खाना रुके नहीं है, इनको अभी जो है वो आप जो है वो शिफ्ट ना करें। ठीक है, अगर वो शिफ्ट करेंगे तो वो अभी वो एक्सक्रीटा भी, अब बिठे वगैरह भी करते रहेंगे, तो बिठे जिस जिस भी धागे के साथ लगेंगे उसका कलर उसको उसके ऊपर धब्बे लगते जाएंगे, और धब्बे क्या होंगे, वो धब्बे एक्चुअली उस सिल्क का कलर खराब करेंगे, और जब आप सिल्क बेचने जाएंगे तो वो उसकी इतनी अच्छी प्राइस नहीं लगेगी। दूसरा आपने ये ख्याल करना है कि वो वहां पे जो क्या है, दूसरी ये जो ककून बनेगी वो डैम्प होगी, नींद गीली गीली होगी, और उसके ऊपर कई तरह की फंगस भी लग सकती है जिससे वहां पे ककून फॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट हो सके और उसको कई सारे पैथोजन लग सकते हैं, उली वगैरह जिसको आप कहते हैं पंजाबी में। तो ये टेंडरिका मेथड, ये जो आम इंडियन के अंदर यूज करते हैं, इसको उन्होंने दिया है कि 50 वर्म्स के लिए तकरीबन 0.1 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए होती है, जो पर स्क्वायर मीटर में आप 50 वर्म्स रख सकते हैं ये माउंटेजेस के अंदर, ये जो परफेक्ट जगह है टेंडरिका मेथड के अंदर। तो ये यहाँ तक आज का लेक्चर है आपका। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो शाबाश पूछने जल्दी।